DIC, disseminated intravascular coagulation, disseminated intravascular coagulation। अच्छा, जिसमें होता क्या है? देखिए, आप लोगों को एक बात का तो पता है कि फॉर एग्जांपल आपके कोआगुलेशन कास्केड जो पाथवे था वो कब एक्टिव होता था? हाँ जी, जो आपका कोआगुलेशन कास्केड जो पाथवे था, आपका कोआगुलेशन कास्केड पाथवे, वो आपका कब एक्टिव होता था? जब आपकी किसी ना किसी ब्लड वेसल पर इंजरी होती थी। ऐसे ही है, जब आपके ब्लड वेसल पर इंजरी होती थी, जब आपका प्राइमरी हीमोस्टेसिस वाला प्रोसेस हो जाता था, और जब आपका स्कैंटी हीमोस्टेसिस वाला काम चलता था। ठीक होगा, आप कह सकते हो कि क्रोनिक में या स्कैंटी हीमोस्टेसिस में। ठीक है, ये उस वक्त ये सारा सीन होता था। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल वो हमारे लिए क्या था कि वो हमारे लिए एक तरह का वो फायदेमंद था उस वक्त, जिनके कोआगुलेशन कास्केड वाला काम चलना। इसी तरह ना फॉर एग्जांपल आप खुद देखें, क्या था आप लोगों के लिए एक तरह का फायदेमंद का काम था। कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ब्लड वेसल थी, इस ब्लड वेसल में आप लोगों ने देखा कि ये आप लोगों की ब्लड वेसल, ये एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पर डैमेज हुए। ठीक हो गया, जब यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए तो जनाब एक तरह का जो ब्लड था इधर से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। ठीक है, बाहर निकल रहा था। जब ब्लड इधर से बाहर निकल रहा था तो यहाँ पर जनाब आप लोगों का दूसरे प्लेटलेट्स आए और यहाँ पर एग्रीगेशन होगी, लेकिन सख्त करने के लिए क्या आया था? आप लोगों का कोआगुलेशन कास्केड वाला मैकेनिज्म चला था। ठीक हो गया, अब देखें इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कोआगुलेशन कास्केड पाथवे का मैकेनिज्म अन्यथा एक्टिव हो जाए तो वो आपका फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? शाबाश, आपका फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? अगर आपका कोआगुलेशन कास्केड वाला पाथ, तो इसमें क्या होता है जनाब, आपका अन्यथा क्या होता है, कोआगुलेशन कास्केड का जो मैकेनिज्म होता है वो एक्टिव हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोआगुलेशन कास्केड पाथवे जो होता है, कोआगुलेशन कास्केड पाथवे एक्टिव जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और ये क्या आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हुआ या आपका पैथोलॉजिकल प्रोसेस हुआ? सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हुआ? पैथोलॉजिकल प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस? आपका पैथोलॉजिकल प्रोसेस हुआ। ठीक हो गया, अब आप लोगों को दूसरी बात का पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप लोगों ने बताना है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल में इस जगह पर जनाब आपका कोआगुलेशन कास्केड का प्रोसेस एक्टिव हो चुका है। ठीक हो गया, यानी कि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इधर आए, तो जो प्लेटलेट्स होंगे वो भी इधर आएंगे। ठीक होगा, जो प्लेटलेट्स होंगे वो भी इधर आएंगे। ठीक होगा, जब प्लेटलेट्स भी इधर आए और आपका यहाँ पर मुकम्मल तौर पर थ्रम्बस बना क्या ना बना, समझ आ रही है? यहाँ पर अब क्या बन गया? आपका थ्रम्बस बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया? आपका थ्रम्बस बन गया। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है, शाबाश, देखिए हमने रट्टा नहीं लगाना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लाजमी आता होता है। ठीक है, अब देखिएगा फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, यहां पर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसमें से आपके ये प्लेटलेट्स 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, उसके बाद देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स और ये वाला हिस्सा जो है वो यहां पर आकर यहां पर डिपॉजिट हो गया है। ठीक हो गया, मुझे अब आप लोगों ने बताना है जब आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स और जब आपके प्लेटलेट्स यहाँ पर आएंगे तो क्या बन गया? आपका ये थ्रम्बस बन गया। क्या बन गया? आपका एक तरह का क्लॉट बन गया, क्या आपका बन गया? थ्रम्बस बन गया। ठीक है, अब मुझे आप लोगों ने बताना है ये जो थ्रम्बस है जिसमें जनाब आपके प्लेटलेट्स हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जब ये यहाँ पर आ गए तो आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स और जो प्लेटलेट्स होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? शाबाश, क्या होंगे? मतलब ब्लड के अंदर क्या होंगे? ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे। क्यों? देखें ब्लड के अंदर कैसे कम होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक हो गया, लेकिन जब ये 3 इधर आ गए, जब ये 3 इधर आ गए, पीछे ये रह गए। ठीक है, ये कम रह गए ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर आपके एक तरह के क्लॉटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स और आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो कम रह जाएंगे। ठीक होगा, जो आपके प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कम हो रह जाएंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पर इसने क्या करवाया? यहाँ पर इसने जनाब आपका क्लॉट करवाया। ठीक हो गया, और अब ये आपके प्लेटलेट्स कम रह गए, प्लेटलेट्स क्या रह गए? कम रह गए। अब मुझे आप लोगों ने एक और बात बतानी है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर कोई चीज आए, कोई ऐसे फॉर एग्जाम्पल पैथोजन आया, कोई भी ऐसी चीज है, यहाँ पर ब्लड वेसल डैमेज हो जाए, ब्लड वेसल क्या है? डैमेज हो जाए। ठीक हो गया, तो जब आपके यहाँ पर आपके प्लेटलेट्स भी कम है, यहाँ पर जनाब आपके क्लोटिंग फैक्टर्स भी कम है, तो इस जगह पर ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? ये बताएं जी, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स का काम क्या होता था कि ब्लीडिंग को ना करवाना, लेकिन अब ब्लीडिंग होगी। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है? ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लीडिंग भी होती है और क्लॉटिंग भी होती है, ब्लीडिंग भी होती है और क्लॉटिंग भी होती है। दूसरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शाबाश।
ये ब्लीडिंग भी हमने देख लिया, ये हमने क्लॉटिंग भी देख लिया। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, शाबाश गौर करना, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल इसमें हुआ क्या कि जब ये ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है, ये सारा सीन बन रहा है, ठीक हो गया। इसके नतीजे में आप लोगों का जो एक तरह का जो ब्लड इधर से गुजरेगा, उस ब्लड के अंदर के आप लोगों के आरबीसी है, तो क्या वो आरबीसी सही गुजरेंगे? क्या जो आरबीसी वो इजीली गुजर जाएंगे? सिंपल सी बात है, आरबीसी सही नहीं गुजरेंगे। जब आपके आरबीसी सही नहीं गुजरेंगे तो ये जो क्लॉट होगा वो जनाब आपकी आरबीसी को डैमेज करेगा। जब वो आरबीसी को डैमेज करेगा, फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है और ये जनाब आपका यहाँ पर क्लॉट है, ठीक हो गया। और ये जनाब आपका सेल स्टीफ जो है वो इधर से ऐसे जा रहा है, जैसे ये जाएगा ऐसे तो इस तरह इसको ये तोड़ देगा। जब ये इस तरह तोड़ेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा? हीमोलाइसिस होगी। जब हीमोलाइसिस होगी तो उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो आपका आरबीसी टूटता है, तो इसको कहते हैं आपका हीमोलाइटिक अनीमिया। कहता आपका हीमोलाइटिक अनीमिया, ठीक हो गया, ठीक है। ओके जिसको मैं रिपीट कर देता हूँ, हालांकि ये प्रीवियस लेक्चर की बात है, ठीक है। ये क्लॉटिंग हो रही है, ये सारा सीन हो रहा है, ठीक है। तो जब आप लोगों का ये क्लॉटिंग है, फॉर एग्जांपल ये क्लॉटिंग है, इसको मैं दोबारा इस तरह देखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है और यहाँ पर क्या आप लोगों की क्लॉटिंग है। जब ये आपकी क्लॉटिंग है, ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा क्लॉट बन गया है और आगे जो है वो जनाब ब्रेन यानी कि एक आपकी किडनी शरीफ है, आगे क्या आपका किडनी शरीफ है, ठीक होगा, आपका आपका किडनी है। अब आप खुद देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल किडनी ये इतना जो ब्लड जा रहा था वो आपका 20 ml था, अब ये इतना बड़ा क्लॉट बन गया, तो ये ब्लड जो इधर जाएगा वो कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा? शाबाश। जब क्लॉट बनेगा उसकी वजह से जो ब्लड जाएगा वो ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? शाबाश बताएं जी, कम जाएगा। जब ब्लड कम जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस्कीमिया। क्या कहते हैं? आपका इस्कीमिया, ठीक होगा। तो ये जनाब आपका इस्कीमिया वाला पॉइंट होगा। ओके, तो ये वाला कौन सा होगा? आपका इस्कीमिया वाला पॉइंट होगा। और इसकी वजह से जब आपका ब्लड कम जा रहा है तो आपके जो ऑर्गन की तरफ, जिस ऑर्गन की तरफ ब्लड कम जा रहा है वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिस ऑर्गन की तरफ ब्लड कम जा रहा है वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है, सिंपल सी बात है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जब वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? आपका जैसे एमआई में क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आपका क्या होगा? आपका इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात देखें, ठीक है। इन्फेक्शन कंसेप्ट के साथ पढ़ना, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह सारा इजीली हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए जी आगे कैसे होता है। भाई लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें भी ये सब हो रहा था, उसमें ये सब हो रहा था, लेकिन उसमें जो नहीं हो रहा था मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि उसमें जो नहीं हो रहा था, ठीक हो गया। इसके मेन कॉजेज की तरफ हम आते हैं, मेन कॉजेज की तरफ हम आते हैं अभी, ठीक है। तो इसमें सारे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि ये कौन सा ऑर्गन है उसमें सारा कुछ इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब ब्लीडिंग क्या होगी? ब्लीडिंग होगी जनाब आपकी सबक्यूटेनियस सरफेस पर, यानी कि इसमें क्या होगी? ब्लीडिंग भी होगी। ब्लीडिंग जो होगी वो सबक्यूटेनियस सरफेस पर ब्लीडिंग होगी। उसके बाद जनाब आप लोगों का ये देखें कि मतलब कि आपकी जो स्किन है उधर से ब्लीडिंग होगी, स्किन उधर से ब्लीडिंग होगी, ठीक होगा। ये सिंपल सी बात है, पैचेस नजर आएंगे, पटैकिया हो जाएगा, परप्यूरा हो जाएगा, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। अब देखें जी इसके बाद आगे की क्या बातें हैं। आगे आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, शाबाश। इसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, इसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। ये सैफ में अभी तुम्हारा कंसेप्ट ना डायग्नोसिस के अंदर जाकर निकालता हूँ, लैबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर, ठीक है। आपके यानी कि एक तरह के कॉजेज क्या है। सबसे पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि आप लोगों का जब प्रेगनेंसी होती है ना, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है, समझ आ रही है? ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में हम ये देख सकते हैं, ठीक हो गया। असल में ये होता क्या है, आपकी मदर के अंदर पता क्या होता है? मदर के अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपका एक चीज होती है जिसका नाम होता है जनाब आप लोगों की टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम होता है उसका? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि आपने कहना है कि आप जो मदर होती है उसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये होता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है और इसके नतीजे में
जब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कोई इश्यू होगा तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। जब आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होगा तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों का क्लॉटिंग जो कास्केड पाथवे है वो एक्टिव होगा कि नहीं होगा, कैसे? फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा सोचें, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका कौन सा है क्लॉटिंग फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3, यानी कि थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है। समझ आ रही है? ये थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो ये थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर जब एक्टिव हो गया, ये 7 को एक्टिव करेगा, 7 जब एक्टिव होगा ये 10 को एक्टिव करेगा, 10 जो होगा वो 5 को, 5 जो होगा 2 को, 2 जो होगा 1 को, और उसके बाद फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक हो गया? फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन के अंदर चेंज कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका कोगुलेशन कास्केड पाथवे जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है, वो एक्टिव हो रहा है। ठीक होगा जी? ये आपको होप से पता चल गया होगा कि ये कॉजेज होगा जी, एक्सट्रिंसिक में ये वाला सीन है। ठीक है, उसके बाद देखें फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्या होता है, सेप्सिस। कहते हैं आप लोगों का सेप्सिस। सेप्सिस क्या करते होते हैं? ठीक है, सेप्सिस देखें, आप देखें फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक तरह की एब्डोमिनल इन्फेक्शन थी, या उसको जनाब गर्दन तोड़ बुखार था, ठीक हो गया, उसमें मेनिंजाइटिस थी, नजेरिया मेनिंजाइटिस थी, ठीक होगा, बैक्टीरिया ने जो नजेरिया मेनिंजाइटिस उसकी वजह से जनाब उसको गर्दन तोड़ बुखार होगा। उसके बाद जनाब आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल उसको ई कोलाई बैक्टीरिया था, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन किया, लेकिन उस बंदे ने अपना सही तरह अपना प्रॉपर केयर नहीं की, उसने मेडिसिन नहीं ली, और वो जो है उस बंदे के ब्लड के अंदर चला गया। जब यही बैक्टीरिया ब्लड के अंदर गया, हम लोगों ने हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में एक चीज पढ़ी थी कि जब आपका ई कोलाई बैक्टीरिया आता है, आपकी ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर ये टॉक्सिन रिलीज करता है आपकी ब्लड वेसल के ऊपर। क्या करता है? आपके टॉक्सिन रिलीज करता है, आपके इस तरह टॉक्सिन रिलीज करता है। तो जब ये आपके टॉक्सिन रिलीज करेगा तो आपकी ब्लड वेसल डैमेज होगी। तो जब आपकी ब्लड वेसल डैमेज होगी, फॉर एग्जांपल ये आपकी कभी ब्लड वेसल डैमेज हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ भाई जैसे ही आपकी ब्लड वेसल डैमेज होती है, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं। जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं और इसके नतीजे में आपके साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ठीक हो गया, इसके नतीजे में आपके साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। और जैसे ही जनाब आपके साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, उसके नतीजे में प्लेटलेट्स इधर आए, क्या आपके प्लेटलेट्स इधर आए, और इस प्लेटलेट्स को सख्त बनाने के लिए क्या होगा, आपका कोआगुलेशन कास्केड का पाथवे चलता होता है। ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं, कोआगुलेशन कास्केड को, यानी कि टिश्यू फैक्टर को स्टिमुलेट करते होते हैं। वो होते हैं, एक आपके इन्फ्लामेटरी फैक्टर, एक होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, और एक होता है इंटरल्यूकिन 1। ठीक होगा? इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो होते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते होते हैं आपके टिश्यू फैक्टर को स्टिमुलेट करने के लिए। जब आपका टिश्यू फैक्टर स्टिमुलेट हो गया, उसके बाद आप लोगों का कोआगुलेशन कास्केड पाथवे स्टिमुलेट होगा, क्योंकि ये थर्ड है, उसके बाद 7th, फिर 10th, उसके बाद 5, फिर थर्ड, और उसके बाद 2 और 1। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया की वजह से होगा। ठीक है, नंबर थर्ड, समझ आ रही है? नंबर थर्ड क्या होता है? एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा हमने मेजो मेटाप्लाजिया के अंदर पढ़ा था। एडिनोकार्सिनोमा कहाँ हो सकता है? शाबाश, एडिनोकार्सिनोमा कहाँ हो सकता है? एडिनोकार्सिनोमा किसी भी जगह पर हो सकता है, लेकिन मैं एसोफेगस की बात कर रहा हूँ कि एसोफेगस के अंदर जब एडिनोकार्सिनोमा होता है तो वहां से रिलीज होता है आपका म्यूसिन। क्या रिलीज होता है? आपका म्यूसिन। ठीक हो गया, आपका म्यूसिन रिलीज होता है। और ये जो म्यूसिन साहब होते हैं, ये रिलीज हुआ, म्यूसिन साहब क्या काम करते हैं, ये बहुत ही प्यारा से काम करते हैं, बल्कि हमारे लिए तो, बंदे के लिए तो बेड़ा गर्क वाला होता है। म्यूसिन ये काम करते हैं कि ये कोआगुलेशन पाथवे को एक्टिव करते हैं। किस कोआगुलेशन पाथवे को एक्टिव करते हैं। 3 हो गए, एक सेप्सिस हो गया, समझ आ रही है, उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड वाला 2 हो गया, उसके बाद ये आपका म्यूसिन वाला 3 होगा। उसके बाद हम चौथा आ जाते हैं। चौथा कौन सा पार्ट होता है? फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका एपीएल है, अक्यूट प्रोमायोलिस्टिक ल्यूकीमिया, यानी कि ये भी जनाब आपका क्या करवाता है, ये भी आपका कोआगुलेशन कास्केड को एक्टिव करता होता है जब किसी बंदे को कैंसर होता है। नंबर थर्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को स्नैक बाइट हो जाता है, किसी बंदे को स्नैक ने, यानी कि वैसे तो आजकल इंसानों से डर लगता है, लेकिन रेटल स्नैक बाइट, ठीक होगा, उसके बाद ये विनोम जो होता है, उसका जो जहर साब होता है, वो भी जनाब आपका कोआगुलेशन कास्केड को एक्टिव करता होता है, जिसकी वजह से जनाब थ्रम्बस बनता है, और बंदा फिर क्या होता है, बंदे के किसी ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलता, तो उसकी वजह से उसकी इन्फेक्शन होती है, स्कीमिया होता है, हाइपोक्सिया होता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जनाब इसके कॉजेज थे। अब हम आते हैं जनाब कॉजेज तक। किसी भी स्टूडेंट का कोई इश्यू है तो ये क्लॉटिंग हो रही है, ये सारा सीन हो रहा है। ठीक है, तो जब आप लोगों का ये क्लॉटिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये क्लॉटिंग है, इसको मैं दोबारा इस तरह देखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, और यहाँ पर क्या आप लोगों की है, क्लॉटिंग है। जब ये आपकी क्लॉटिंग है, ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा क्लॉट बन गया है, और आगे जो है वो जनाब ब्रेन, यानी कि एक आपकी किडनी शरीफ है, आगे क्या आपका किडनी शरीफ है। ठीक होगा, आपका आपका किडनी है। अब आप खुद देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल किडनी, ये इतना जो ब्लड जा रहा था वो आपका
20 ml था। अब ये इतना बड़ा क्लॉट बन गया, तो ये ब्लड जो इधर जाएगा वो कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा? शाबाश, जब क्लॉट बनेगा उसकी वजह से जो ब्लड जाएगा वो ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? शाबाश बताएं जी, कम जाएगा। जब ब्लड कम जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस्कीमिया। क्या कहते हैं? आपका इस्कीमिया। ठीक हो गया, तो ये जनाब आपका इस्कीमिया वाला पॉइंट होगा। ओके, तो ये वाला कौन सा होगा? आपका इस्कीमिया वाला पॉइंट होगा। और इसकी वजह से जब आपका ब्लड कम जा रहा है तो आपके जो ऑर्गन की तरफ, जिस ऑर्गन की तरफ ब्लड कम जा रहा है वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिस ऑर्गन की तरफ ब्लड कम जा रहा है वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। सिंपल सी बात है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जब वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? आपका जैसे एमआई में क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आपका क्या होगा? आपका इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात देखें। ठीक है, इन्फेक्शन कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह सारा इजीली हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए जी आगे कैसे बनता है। भाई लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें भी ये सब हो रहा था, उसमें ये सब हो रहा था, लेकिन उसमें जो नहीं हो रहा था मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि उसमें जो नहीं हो रहा था। ठीक हो गया? इसके मेन कॉजेज की तरफ हम आते हैं। मेन कॉजेज की तरफ हम आते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें सारे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि ये कौन सा ऑर्गन है उसमें सारा कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब ब्लीडिंग क्या होगी? ब्लीडिंग होगी जनाब आपकी सबक्यूटेनियस सरफेस पर, यानी कि इसमें क्या होगी? ब्लीडिंग भी होगी। ब्लीडिंग जो होगी वो सबक्यूटेनियस सरफेस पर ब्लीडिंग होगी। उसके बाद जनाब आप लोगों का ये देखें कि मतलब कि आपकी जो स्किन है उधर से ब्लीडिंग होगी, स्किन उधर से ब्लीडिंग होगी। ठीक होगा, ये सिंपल सी बात है। पैचेस नजर आएंगे, पटैकिया हो जाएगा, परप्यूरा हो जाएगा, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, अब देखें जी इसके बाद आगे की क्या बातें हैं। आगे आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है। शाबाश, इसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, इसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं? ये सैफ में अभी तुम्हारा कंसेप्ट ना डायग्नोसिस के अंदर जाकर निकालता हूँ, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर। ठीक है, आपके यानी कि एक तरह के कॉजेज क्या है। सबसे पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि आप लोगों का जब प्रेगनेंसी होती है ना, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है। समझ आ रही है? ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में हम ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। असल में ये होता क्या है, आपकी मदर के अंदर पता क्या होता है? मदर के अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपका एक चीज होती है जिसका नाम होता है जनाब आप लोगों की टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम होता है उसका? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि आपने कहना है कि आप जो मदर होती है उसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये होता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, और इसके नतीजे में जब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कोई इश्यू होगा तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। जब आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होगा तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों का क्लॉटिंग जो कास्केड पाथवे है वो एक्टिव होगा कि नहीं होगा? कैसे? फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा सोचें, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका कौन सा है क्लॉटिंग फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3, यानी कि थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है। समझ आ रही है? ये थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो ये थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर जब एक्टिव हो गया ये 7 को एक्टिव करेगा। 7 जब एक्टिव होगा ये 10 को एक्टिव करेगा। 10 जो होगा वो 5 को, 5 जो होगा वो 2 को, 2 जो होगा 1 को, और उसके बाद फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन के अंदर चेंज कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? आपका कोगुलेशन कास्केड पाथवे जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है, वो एक्टिव हो रहा है। ठीक होगा जी, ये आपको होप सा पता चलेगा कि ये कॉजेज होगा जी एक्सट्रिंसिक में, ये वाला सीन है। ठीक है, उसके बाद देखें फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्या था? सेप्सिस। कहते हैं आप लोगों का सेप्सिस। सेप्सिस क्या करते होते हैं? ठीक है, सेप्सिस देखें, आप देखें फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक तरह की एब्डोमिनल इन्फेक्शन थी, या उसको जनाब गर्दन तोड़ बुखार था। ठीक हो गया, उसमें मेनिंजाइटिस थी, नजेरिया मेनिंजाइटिस थी। ठीक होगा, बैक्टीरिया ने जो नजेरिया मेनिंजाइटिस उसकी वजह से जनाब उसको गर्दन तोड़ बुखार होगा। उसके बाद जनाब आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल उसको ई कोलाई बैक्टीरिया था, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन किया, लेकिन उस बंदे ने अपना सही तरह अपना प्रॉपर केयर नहीं की, उसने मेडिसिन नहीं ली, और वो जो है उस बंदे के ब्लड के अंदर चला गया। जब यही बैक्टीरिया ब्लड के अंदर गया, हम लोगों ने हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में एक चीज पढ़ी थी कि जब आपका ई कोलाई बैक्टीरिया आता है आपकी, ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर ये टॉक्सिन रिलीज करता है आपकी ब्लड वेसल के ऊपर। क्या करता है? आपके टॉक्सिन रिलीज करता है आपके इस तरह
टॉक्सिन रिलीज करता है। तो जब ये आपके टॉक्सिन रिलीज करेगा तो आपकी ब्लड वेसल डैमेज होगी। तो जब आपकी ब्लड वेसल डैमेज होगी, फॉर एग्जांपल ये आपकी कभी ब्लड वेसल डैमेज हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, और भाई जैसे ही आपकी ब्लड वेसल डैमेज होती है, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं। जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं और इसके नतीजे में आपके साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ठीक हो गया। इसके नतीजे में आपके साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, और जैसे ही जनाब आपके साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, उसके नतीजे में प्लेटलेट्स इधर आए, क्या आपके प्लेटलेट्स इधर आए, और इस प्लेटलेट्स को सख्त बनाने के लिए क्या होगा, आपका कोआगुलेशन कास्केड का पाथवे चलता होता है। ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं, कोआगुलेशन कास्केड को, यानी कि टिश्यू फैक्टर को स्टिमुलेट करते होते हैं। वो होते हैं एक आपके इन्फ्लामेटरी फैक्टर, एक होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, और एक होता है इंटरल्यूकिन 1, ठीक होगा। इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो होते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते होते हैं आपके टिश्यू फैक्टर को स्टिमुलेट करने के लिए। जब आपका टिश्यू फैक्टर स्टिमुलेट हो गया, उसके बाद आप लोगों का कोआगुलेशन कास्केड पाथवे स्टिमुलेट होगा, क्योंकि ये थर्ड है, उसके बाद 7th, फिर 10th, उसके बाद 5, फिर थर्ड, उसके बाद 2 और 1, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया की वजह से होगा, ठीक है। नंबर थर्ड, समझ आ रही है। नंबर थर्ड क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा हमने मेटाप्लाजिया के अंदर पढ़ा था। एडिनोकार्सिनोमा कहाँ हो सकता है, शाबाश। एडिनोकार्सिनोमा कहाँ हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा किसी भी जगह पर हो सकता है, लेकिन मैं एसोफेगस की बात कर रहा हूँ कि एसोफेगस के अंदर जब एडिनोकार्सिनोमा होता है तो वहां से रिलीज होता है आपका म्यूसिन। क्या रिलीज होता है, आपका म्यूसिन, ठीक हो गया, आपका म्यूसिन रिलीज होता है। और ये जो म्यूसिन साहब होते हैं, ये रिलीज हुआ म्यूसिन साहब का काम करते हैं, ये बहुत ही प्यारा से काम करते हैं, बल्कि हमारे लिए तो, बंदे के लिए तो बेड़ा गर्क वाला होता है। म्यूसिन ये काम करते हैं कि ये कोआगुलेशन पाथवे को एक्टिव करते हैं, किस कोआगुलेशन पाथवे को एक्टिव करते हैं। 3 हो गए, एक सेप्सिस हो गया, समझ आ रही है। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड वाला 2 हो गया, उसके बाद ये आपका म्यूसिन वाला 3 होगा। उसके बाद हम चौथा आ जाते हैं, चौथा कौन सा पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका एपीएल है, अक्यूट प्रोमायोलिस्टिक ल्यूकीमिया, यानी कि ये भी जनाब आपका क्या करवाता है, ये भी आपका कोआगुलेशन कास्केड को एक्टिव करता होता है जब किसी बंदे को कैंसर होता है। नंबर थर्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को स्नैक बाइट हो जाता है, किसी बंदे को स्नैक ने, यानी कि वैसे तो आजकल इंसानों से डर लगता है, लेकिन रेटल स्नैक बाइट, ठीक होगा। उसके बाद ये विनोम जो होता है, उसका जो जहर साब होता है, वो भी जनाब आपका कोआगुलेशन कास्केड को एक्टिव करता होता है, जिसकी वजह से जनाब थ्रम्बस बनता है, और बंदा फिर क्या होता है, बंदे के किसी ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलता, तो उसकी वजह से उसकी इन्फेक्शन होती है, स्कीमिया होता है, हाइपोक्सिया होता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये जनाब इसके कॉजेज थे। अब हम आते हैं जनाब कॉजेज तक, किसी भी स्टूडेंट का कोई इश्यू है तो वो बंदा पूछ सकता है कॉजेज, वरना मैं दोबारा बता देता हूँ कि कॉजेज कौन कौन से कॉजेज, कॉजेज, ठीक है। एपीएल, अक्यूट प्रोमायोलिस्टिक ल्यूकीमिया, कैंसर की बात हो रही है, ठीक है। एक होता था आपका ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन एक। नंबर 2, इसमें कौन सी बात आती थी, नंबर 2 इसमें आता था सेप्सिस। नंबर थर्ड इसमें कौन सा आता था, इसमें आता था स्नेक बाइट। चलो जी यही कर देते हैं, अभी लिख देते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब आप लोगों का एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। उसके बाद जनाब आप लोगों का आ जाता है कि आप लोगों का एपीएल, अक्यूट पैरामिलिस्टिक ल्यूकीमिया, ये वाला, ठीक है। ये कॉजेज हो गए। अब हम आते हैं फाइंडिंग्स के अंदर कि फाइंडिंग्स क्या होंगी, ठीक हो गया। फाइंडिंग्स क्या होंगी ऐसे पेशेंट की, लैब फाइंडिंग्स क्या है, फाइंडिंग्स तो देखें जी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मुझे अब आप लोगों ने बताना है, जब आप लोगों की ये इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स आते हैं इंजरी वाली जगह पर, और प्लेटलेट्स कॉल आउट बनाते हैं कि नहीं बनाते। और जब आपके प्लेटलेट्स इंजरी वाली जगह पर आके क्लॉट बनाते होंगे, तो इसकी वजह से जनाब आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स जो होंगे वो ज्यादा रह जाएंगे या कम रह जाएंगे। सबसे पहले प्लेटलेट्स को देखें, प्लेटलेट्स कम रह गए, प्लेटलेट्स क्या रह गए आपके, कम रह गए, ठीक होगा। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, जैसे ही आपके प्लेटलेट्स कम रह गए, तो इसमें दूसरी चीजें देखते हैं कि दूसरा क्या सीन होता है आपके। फॉर एग्जांपल जो आप लोगों का क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, कोआगुलेशन पाथवे एक्टिव होता है। जब कोआगुलेशन पाथवे एक्टिव होता है तो आप लोगों का, मैंने कोई बताया कि ये इंट्रिंसिक वाला एक्टिव होता है, मैंने कोई बताया कि एक्सट्रिंसिक वाला एक्टिव होता है, मैंने तो ये कहा ना कि दोनों एक्टिव हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, आपका बोथ पाथवे एक्टिव, बोथ पाथवे, समझ आ रही है। जब आपके दोनों पाथवे एक्टिव होंगे तो पीटी भी इन्वॉल्व होगा और पीटीटी भी इन्वॉल्व होगा। और जो आप लोगों का वॉन विलिबर्ड फैक्टर था उसमें पीटीटी इन्वॉल्व था, इसमें दोनों इन्वॉल्व है। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने देखना है, फॉर एग्जाम्पल इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पर फाइब्रिनोजिन का लेवल जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, आपका कम होगा।
ये एलिवेटेड होंगे। ठीक है, फाइब्रिनोजिन का लेवल क्यों कम होगा, कोई बता सकता है यहाँ पर फाइब्रिनोजिन का लेवल जो है वो क्यों कम होगा? हाँ जी, एनीवन? क्योंकि वो फिब्रिन में कन्वर्ट करी जा रहा है क्लॉटिंग के लिए। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो जनाब आपका फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है, ये आपका अगर ये आपका प्लेटलेट्स है, उसके बाद जनाब ये जनाब आपका फाइब्रिनोजिन था जो जोड़ता था, यहाँ पर जनाब आपका GP2B3A था, और उसके बाद जनाब यहाँ पर क्या करता था कि आपका फाइब्रिनोजिन टूटता था और किसमें आपका फिब्रिन के अंदर, तो फाइब्रिनोजिन कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक होगा। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि इसमें जनाब आप लोगों का अनीमिया होगा कि नहीं होगा। आप लोग हीमोलाइटिक अनीमिया होगा। कौन सा होगा आपका? हीमोलाइटिक अनीमिया होगा। क्या होगा? हीमोलाइटिक अनीमिया होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनाब आप लोगों का जो मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव डिसऑर्डर है, मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव डिसऑर्डर जो होता है वो कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि इसमें से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? आप लोगों ने बताना डी डाइमर। क्या बताना आप लोगों ने? डी डाइमर। ठीक हो गया। अब देखें डी डाइमर की होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है जी। पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये टेस्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डी डाइमर का। ये फॉर एग्जांपल आपका क्या है? ब्लड वेसल है। ठीक हो गया। इस ब्लड वेसल में आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ना कोई इंजरी हुई। जैसे आप लोगों की इंजरी हुई तो प्लेटलेट्स जनाब यहाँ पर इकट्ठे हुए। ठीक होगा। प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए। जैसे ही प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए तो प्लेटलेट्स को कवर करने के लिए यहाँ पर क्या आता है आप लोगों का? प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए और प्लेटलेट्स को कवर करने के लिए क्या आता है आप लोगों का? फिब्रिन आता है। क्या आता है आप लोगों का? फिब्रिन आता है। और जो फिब्रिन आ गया ये वाला, और जैसे यहाँ पर फिब्रिन आता है, ठीक होगा, जैसे यहाँ पर फिब्रिन आता है तो फिब्रिन के बाद आप लोगों की एक चीज रिलीज होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मिन। क्या कहते होते हैं आपका? प्लाज्मिन। क्या कहते हैं आपका? प्लाज्मिन। ये प्लाज्मिन क्या करता होता है? एक तरह का प्लाज्मिन आया और प्लाज्मिन ने इसको तोड़ दिया। समझ आई? प्लाज्मिन ने इसको तोड़ दिया। अब जैसे प्लाज्मिन इसको तोड़ेगा तो आप लोगों को पता है कि ये थ्रम्बस जो है ये बना हुआ था, ये थ्रम्बस के जो पार्टिकल्स हैं वो रिलीज होंगे। समझ आ रही है? थ्रम्बस के पार्टिकल रिलीज होंगे। अब जैसे ही थ्रम्बस के पार्टिकल्स थोड़े से रिलीज हो रहे हैं, नंबर वन एक बात हो रही है। उसके बाद जैसे ये थ्रम्बस के पार्टिकल थोड़े छोटे छोटे थ्रम्बस जो है वो रिलीज हो रहे हैं, उसके बाद फिब्रिन जो है वो टूट रहा है और इसके नतीजे में जो चीज बनती है उसको कहते हैं डी डाइमर। क्या बनती है आपके? डी डाइमर। तब देखें अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का डी डाइमर जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनाब आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बहुत ज्यादा बन रहे हैं, एक जगह पर बन भी रहे हैं और साथ साथ बहुत ज्यादा टूट भी रहे हैं। क्योंकि बनेंगे तो फिर ही टूटेंगे ना। समझ आ रही है? बन रहे हैं फिर टूट रहे हैं और इसके नतीजे में जो चीज बनती है उसको कहते हैं डी डायमर। तो इसको कहते हैं एलिवेटेड ऑफ द डी डायमर। ठीक हो गया। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको इस पॉइंट की समझ नहीं है वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश, एनीवन? इसको समझ ना आई हो? शाबाश। ओके जी। तो अब हम आते हैं जनाब इसके, फॉर एग्जांपल इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखें जी, ये जो बच्चा होता है या जो मदर होती है ये बहुत सीवियर पेशेंट होती है। इसका ट्रीटमेंट कोई खास वाला नहीं होता कि हाँ जी जनाब हम ऐसे ट्रीटमेंट कर सकें। और ये आप लोग चाहे यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखिएगा, ऐसा पेशेंट की कंडीशन बहुत ही सीवियर होती है और ऐसा पेशेंट मोस्टली उसकी डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। उसकी होता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसमें फिर होता क्या है जनाब, आप लोग उसको देखते हैं क्यों? क्योंकि देखो एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इस बंदे में क्या हो रहा है जी? इस पेशेंट में एकदम से ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्लॉटिंग भी हो रही है। अब अगर तो हम क्लॉटिंग फैक्टर्स दें तो पहले क्लॉटिंग है और क्लॉटिंग होगी। ठीक होगा। और अगर फॉर एग्जांपल हम क्लॉटिंग फैक्टर्स ना दें, यानी कि आप प्लेटलेट्स ना दें, तो फिर तो ब्लीडिंग और होगी, पहले ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसा जो पेशेंट होता है उसकी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एनालिसिस के तौर पर, एक एक आर्गन के तौर पर, एक एक मुकम्मल तौर पर टेस्ट लेकर उसके बाद एक एक पॉइंट के मुताबिक फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसका कोई ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने ये कह दिया था कि हाँ जी जनाब अगर वॉन विलिपेंट फैक्टर नहीं होगा तो उसके लिए हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं क्योंकि वो उसको स्टिमुलेट करती है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई एक ड्रग नहीं बता सकता। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि ये आपके सिस्टेमिक को डिस्टर्ब कर रही होती है। इसमें जनाब आप सिंपल सी बात है, इसमें आपकी कितनी चीजें, रट्टे से अलावा आप लोग कुछ पॉइंट्स देखा करें। जब भी अच्छे डॉक्टर वो होता है जो कि अच्छी तरह सोच कर उसके बाद पेशेंट को डील करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि इसमें जनाब आप लोगों का प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। ठीक होगा। जब आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, एक बात, दूसरी बात आप देख रहे हो कि यहाँ पर थ्रम्बस बन रहे हैं। क्या बन रहा है आपका? थ्रम्बस बन रहा है।
ठीक हो गया। नंबर थर्ड पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, क्या हमारी आपकी ब्लीडिंग हो रही है। नंबर फोर पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अनीमिया हो रहा है, जो आपका अनीमिया हो रहा है। और ये अगर एक छोटी सी इसी के ऊपर आप ट्रीटमेंट देखो, आप सोचो कि यार एक तो प्लेटलेट्स कम है, तो मुझे ये चाहिए कि मैं प्लेटलेट्स डाल दूं, यानी कि प्लेटलेट्स दूं, समझ आ रही है। अब प्लेटलेट्स आप दोगे तो दूसरी तरफ आप सोचोगे कि यार इस बंदे में तो थ्रम्बस है, अगर मैं प्लेटलेट्स और दूंगा तो थ्रम्बस और बनेंगे, ठीक हो गया, थ्रम्बस और बनेंगे। तो यार इसको मैं अगर थ्रम्बस देता हूँ तो इस बच्चे का तो पेश बेड़ा गर्क हो जाएगा। तीसरी तरफ आप सोचते हो कि यार इसमें ब्लीडिंग हो रही है, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको प्लेटलेट्स ना दूं, ये तो ब्लीडिंग से ही मार जाएगा, तो ये भी पॉइंट होगा। चौथी बात, आप सोचते हो कि यार इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो मुकम्मल तौर पर अनीमिया हुआ है, लेकिन आप कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, क्योंकि पहले का जो सीन है पूरे का पूरा, वो पूरे का आपका सिस्टम डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो ऐसा जो केस होता है, इसको आप मुकम्मल तौर पर एक एक आर्गन को देखते हो, एक एक टेस्ट को देखते हो, मुकम्मल तौर पर टेस्ट करते हो, उसके बाद आप कहते हो कि ये वाली मेडिसिन इसको दे, ठीक हो गया। तो ये सीन होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं है, शाबाश। ओके जी, अब थोड़ा सा सोचें फॉर एग्जाम्पल कि दूसरे दूसरे जो थे उसमें क्या इशू था और इसमें क्या इशू है। जो तुम कह रहे थे सैफ के, हमने पीछे भी पढ़ा, उसमें भी ये इस तरह था। मैं आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल चलो मैं बिल्कुल स्टार्ट से पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताओ कि ऑटोम्यून जो डिजीज थी, जो आपको ऑटोम्यून इम्यून वाली जो डिजीज थी, जिसमें जनाब आपके जो आपकी आईजीजी जो एंटीबॉडीज होती थी, आईजीजी जो एंटीबॉडीज होती थी, वो जनाब आपके प्लेटलेट्स के ऊपर अटैक करती थी। मुझे ये बताओ कि उसमें कोई पीटी या पीटीटी का कोई इशू होता था? पीटी या पीटीटी का कोई इशू होता था? शाबाश, पहले मुझे ये बताएं। नहीं होता था। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। रट्टा नहीं लगाना, सोच के पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इसके बाद जो डिजीज पढ़ी थी उसका नाम था माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया, जिसमें आपने टीटीपी पढ़ा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा और हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम पढ़ा था। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में और हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में मुझे ये बताया कि आपने पीटी और पीटीटी का कोई इशू पढ़ा था? पीटी और पीटीटी का शाबाश बताइएगा जी, नहीं पढ़ा। तो यहां पर ही फर्क देख लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग को एक और बात का पता होना चाहिए कि आप लोगों के फॉर एग्जांपल जो हमने दूसरा डिसऑर्डर्स पढ़ा था उसमें क्या देखा था, हीमोफीलिया वाला पेशेंट था। हीमोफीलिया वाला जो पेशेंट है, हीमोफीलिया वाले पेशेंट जो था, उसमें हमने देखा कि फैक्टर नंबर 8 का इशू हो सकता है, फैक्टर नंबर 9 का इशू हो सकता है, सॉरी 8 का इशू हो गया, 9 का इशू हो गया, ठीक है, और 10 का इशू हो सकता है। 10 का कभी कभी होगा, लेकिन मोस्टली ये फैक्टर 8 9 10 होता है, क्योंकि वैसे इस मेनली जो होता है वो ए बी को याद करें या सी बी टाइप होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने कोई पर्टिकुलर क्लोटिंग फैक्टर, हमने पीटी और पीटी यानी कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्लोटिंग फैक्टर को देखा है? नहीं देखा। हम सारे के सारे देख रहे हैं, समझ आ रही है। मतलब कि आपकी डीआईसी में हम सारे के सारे देख रहे हैं। उसके बाद आप देखो कि फॉर एग्जांपल आपको वोन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज थी। वोन विलिब्रेंट फैक्टर में सिर्फ आपका फैक्टर 8 इन्वॉल्व हो रहा था, और जब आपका फैक्टर 8 इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जनाब आपके दोनों पीटी और पीटीटी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये जनाब आप लोगों को समझ आनी चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी नहीं समझ आई, वो फिर भी बंदा पूछ सकता है।